चलिए, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रक्रियाएं। इसका मतलब समझ रहे हैं? जब दो पदार्थों में आपसी प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब जैसे लोहे में जंग लगना देखे हैं, या लोहे में जंग लगना को छोड़िए, ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल और कटर वाला उदाहरण सब लोग देखे होंगे। सबके पास पेंसिल होगी कि नहीं? पेंसिल होती है, इसमें ये कटर है, इसको इससे छिलते हैं ना, छिलते हैं, या कभी ब्लेड से भी छिलते थे लोग ना। तो ये जो कटर से छिल रहे हैं या ब्लेड से छिल रहे हैं, तो ये ब्लेड क्या ऐसा है, इससे छिलते रहेंगे तो इसी कटर से पेंसिल हम भी छीले, इसी कटर से हमारे लड़के भी छीलेंगे कि नया जरूरत पड़ेगा? बताइए। धीरे धीरे इसकी धार कम होगी कि नहीं? ये हमेशा एक जैसा रहेगा? जैसे अपने घर पे चाकू होगा, चाकू देखे होंगे चाकू से सब्जी कटती है, तो क्या एक ही चाकू जो दादी माँ खरीद ली वही चाकू अब तक चल रहा है क्या? चाकू बदलता रहता है ना। क्यों बदलते हैं? क्यों जरूरत पड़ी? अगर मान लीजिए दादी ने चाकू खरीद लिया सब्जी, कोई पहसुल से काटता है, कोई हंसुआ से काटता है, जिसके घर में जो भी रहता है, तो क्या सब्जी काटते रहते हैं चाकू से, पहसुल से, हंसुआ से, जिससे भी काटते हैं, तो क्या एक दादी काटती थी, फिर मम्मी काटती रही, फिर हम लोग काटते रहे, ठीक है, तो दीदी काटती रही, तो क्या उसमें धार लगाना पड़ता था या धार नहीं लगाना पड़ता था? धार लगाना पड़ता था, मतलब उसको चोक करना पड़ता था ना। अगर चाकू है तो जो चाकू दादी इस्तेमाल कर रही थी वही चाकू आज मम्मी इस्तेमाल कर रही है, या मम्मी इस्तेमाल करती वही चाकू आज दीदी इस्तेमाल कर रही है। यानी 100 साल पहले जो चाकू इस्तेमाल होता था, मान लीजिए, क्या वो चाकू आज भी इस्तेमाल हो रहा है? अगर इस्तेमाल हो भी रहा है तो उसकी धार वही है जो उस समय थी? धार धीरे धीरे थुरता है ना, जिसको कहते हैं कुंद। कुंद मने मतलब धार कमजोर हो जाना। जैसे देखते हैं सबके पापा ऊपर दाढ़ी बनाते होंगे ब्लेड से ना, तो एक बार दाढ़ी बनाए, 2 बार दाढ़ी बनाए, क्या उसी ब्लेड से हमेशा दाढ़ी बनाते रहते हैं? एक ऐसी स्थिति आती है कि दाढ़ी बनाते हैं तो वो दाढ़ी नहीं बनता है, तो कहते हैं अरे ब्लेडवा बेकार हो गया, अब ब्लेड खराब हो गया, नया ब्लेड लगाएंगे है। तो क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी धार धीरे धीरे क्या होती है? कम होती जाती है। इसका वही चीज के बारे में है कि जब दो पदार्थों में आपसी प्रक्रियाएं होती है। जैसे मान लीजिए चाकू है, हम चाकू और सेव का उदाहरण दे रहे हैं। चाकू से हम लोग सेव काटते हैं, ठीक? तो सेव और चाकू एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं कि नहीं? सेव और चाकू कब कटेंगे? जब ये सेव, ये मान लीजिए सेव है, ये सेव और चाकू कब कटेंगे? जब ये चाकू इस सेव पर से काटेंगे, चाकू से नहीं, चाकू से सेव काटेंगे, तो सेव काटते काटते भले एक स्थिति ऐसी आएगी 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि चाकू से, उसी चाकू से सेव कटना धीरे धीरे कम होगा। जितना बढ़िया कटता था वो धीरे धीरे कम होता जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो धार है, वो धार जो है वो कुंद हो जा रही। कुंद माने थुथुरा, माने कमजोर, कुंद माने कमजोर, ठीक है। तो जब सेव और चाकू एक दूसरे से क्रिया करते हैं तब ना। अगर चाकू रखे हैं तो 2 साल रखें, 4 साल रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्रिया करा रहे हैं तो क्रिया करने पर उसका आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है। भले धीरे धीरे हो लेकिन परिवर्तन होता है।
ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब दो पदार्थों में आपसी क्रिया होती है तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को बदल देता है। जैसे चाकू और सेव जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो सेव क्या करता है, धीरे धीरे चाकू की धार को क्या करता है, कम कर देता है, होता है ना। जब लोहे में जंग लगती है तो लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है, धीरे धीरे लोहा जंग जो है लोहे को कमजोर कर दे रहा है। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, जैसा जैसा लोहा पहले था उस लोहा में परिवर्तन हो गया कि नहीं, जंग लगने के बाद परिवर्तन हुआ ना। तो यही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपसी क्रियाएं करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो लोहे में जंग लगता क्यों है, कैसे लगता है, क्या क्रिया होती है। लोहा जो है ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करता है तभी जंग लगता है, तभी जंग लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लोहे में जंग क्यों लगता है, तो क्यों लगता है, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके क्या लगता है, क्या बनाता है, जंग बनाता है। लोहा ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके जंग बनाता है। तो हम लोग एक काम करें कि नमी को लोहे तक पहुंचने ही मत दें, नमी को लोहे तक पहुंचने ही मत दें, तो लोहा में जंग लगेगा नहीं लगेगा। या नमी पहुंचे, बहुत कम पहुंचे तो लोहे में जंग लगेगा लेकिन धीरे धीरे लगेगा। जैसे लोहा को हम खुले आकाश में छोड़ दिए, पानी में डाल दिए, ठीक है, जैसे बारिश हो रही है, कोई लोहा बाहर रख दिए, तो बाहर रख दिए तो क्या ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, नमी भी मिल गया, तो क्या होगा, जंग पकड़ लेगा इसको। ये कहाँ है, बाहर है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा लोहा है जिसको हम लोग घर में रखे हैं, ठीक है, तो लोहा है, यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर तीनों चीज मिला, नमी मिला, ऑक्सीजन मिला और लोहा है, ये है ना। O2 मतलब समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन, O2 माने ऑक्सीजन। तो जो बाहर लोहा है उसमें नमी भी मिला और ऑक्सीजन भी मिला, लेकिन जो घर में लोहा है उसमें नमी मिला, घर में जो लोहा रखा है उसमें नमी मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन तो हर जगह है ना। नमी भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम नमी नहीं मिलेगा, नमी जो है इधर वातावरण में भी नमी है, पता है कि नहीं, तो नमी मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पर जंग धीरे धीरे लगेगा और यहाँ पर जंग जल्दी लगेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाहर रखे लोहे में जंग जल्दी पकड़ लेता है या पानी में रखे लोहे में जंग जल्दी पकड़ लेता है, बारिश में रखे लोहे में जंग जल्दी पकड़ लेता है, जबकि घर में रखे लोहे में जंग धीरे धीरे पकड़ता है, बता देंगे क्यों। सब वही नमी का चक्कर है, बाहर जो लोहा रखेंगे उसमें नमी मिल जाता है अधिक मात्रा में, और घर में रखे लोहे में नमी कम मिलता है, ठीक है। और बढ़िया हम करना चाहते हैं और जंग कम लगाना चाहते हैं तो इस लोहे में पेंट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पेंट लगा दें चाहे तेल लगा दें। तो जब पेंट या तेल लगा देते हैं तो ये बताइए कि ये एक परत हो गई लोहे के ऊपर, तो इसमें नमी जाएगी, नमी जाएगी नहीं जाएगी। अगर लोहा बाहर भी रख दिए हैं तो नमी जाएगी लेकिन बहुत कम जाएगी, तो जंग लगेगा तो कम लगेगा। इसीलिए देखते हैं बाहर जो लोहा वाला भाग रहता है उसमें सभी लोग क्या करते हैं, पेंट पोत देते हैं। उनको जानकारी इतना नहीं है लेकिन उनको इतना पता है कि लोहा ऐसे खुला छोड़ देंगे तो जंग पकड़ लेगा। उनको ये नहीं पता है कि कैसे पकड़ लेगा, ठीक है, लेकिन उनको इतना पता है कि अगर हम लोहे में पेंट पोत देंगे तो हमारा जंग कम लगेगा, पता है ना। तो क्यों,
क्यों होता है अब आप लोग बता देंगे? क्योंकि पेंट पोत देते हैं तो नमी बहुत कम पहुंचती है, तेल पोत देते हैं तो नमी बहुत कम पहुंचती है। ठीक है, अब इसका उत्तर दे देंगे जंग वाला में कि लोहे में जंग कैसे लगती है, जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? लोहा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और नमी चाहिए। पेंट कर देंगे तो लोहे में जंग कम क्यों लगता है बता देंगे? बारिश में लोहा रख दिए हैं तो वो जंग जल्दी पकड़ लेता है, बता देंगे? चलिए, ब्लेड और पेंसिल का उदाहरण अभी हमने बताया है कि ब्लेड है, अगर पेंसिल छीलते हैं तो धीरे धीरे ब्लेड की धार क्या होती है? कुंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ब्लेड क्या करता है, जब देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नाम है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि जहां कहीं भी क्रिया होती है वहां प्रतिक्रिया भी होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब क्या होगा? प्रतिक्रिया माने इसका उल्टा। उल्टा ऐसे कैसे समझेंगे? मान लीजिए हम इसी ब्लैक बोर्ड को मारते हैं, ब्लैक बोर्ड को हाथ से पीटते हैं या दीवार को हाथ से पीटते हैं। ठीक है, मान लीजिए देखिए जैसे ऐसे किया हमने, ठीक है, किए ना, तो ये मान लीजिए चोट जो है दीवार को लगी कि नहीं? दीवार को लगी ना, तो दीवार को चोट लगी तो दीवार कह रहा है कि अच्छा बच्ची तू हमके मारा था, रुका हम तुमको बताती। तो जैसे हम दीवार को मारे वैसे दीवार भी हमको मारता है, तभी ना चोट लगा। तो ये दीवार है और ये मान लीजिए ये हाथ है। ठीक है, तो हाथ जो है दीवार को मारा तो दीवार भी हाथ को मारता है, तो हाथ जो है दीवार को मारा जो वो हो गई क्रिया, और दीवार जो हाथ को मारा तो उसे कही प्रतिक्रिया। जैसे नहीं होता है, जैसे कोई मान लीजिए आपको भला बुरा कह रहा है, ठीक, तो वो क्रिया कर रहा है, आप शांत हैं, आप भी कुछ कहने लगे तो तू ओन क्रिया कैले तो हम क्रिया करे, कहते हैं ना कि ओन बोलत है तो हम ना बोला, कहते हैं ना। तो वहीं जब भी कोई क्रिया होती है तो उसके विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं? जैसे किसी को हम लोग मारते हैं, मान लीजिए किसी को हमने मारा ऐसे, तो मारते हैं तो उसको तो चोट लगता ही है, लेकिन हाथ को भी चोट लगता है ना, तो वही है, हाथ एक ठो हो गई क्रिया, एक ठो हो गई प्रतिक्रिया, कहीं भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहीं इसको फेंका, इसको हमने दूर फेंका, ठीक है, तो ये तो क्रिया किए, लेकिन ये भी हमको पीछे ढकेलता है, ये भी हमको क्या करता है? पीछे ढकेलता है। लेकिन इतना कम बेचारे का औकात नहीं है, बेचारे के दमे नहीं है, तो कम ढकेलता है, हम इसको ज्यादा ढकेल देते हैं। ठीक है, तो जैसे बाल्टी में पानी हम लोग पानी में बाल्टी डुबाते हैं ना, तो हम तो उसको नीचे बल लगाते हैं, तो पानी कहता है अच्छा बच्ची रुका था, हम वो नीचे दबाता है, तो वो एक पानी जो है प्रतिक्रिया लगाया, हम जो है क्रिया लगाए। तो हर जगह यही होती है, जहां भी क्रिया होती है हर जगह क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो जब भी क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो उसके आकार, रंग, अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा, यानी भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, जब भी हम इसको मार रहे हैं तो मारेंगे तो कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, हो सकता है इसको मार दें, थोड़ा सा गर्मी मिले और वो दूर दूर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इतना ठोस है कि परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। लोहा है, लोहा को बार बार पीट रहे हैं तो वो चिपटा हो जाता है ना, परिवर्तित हो जाता है, उसका आकार नहीं होता है क्या? आकार बदल जाता है। लोहा भी हथौड़े को मारता है, जैसे हम लोग ये मान लीजिए लोहे को पीट रहे हैं हथौड़ी से,
हथौड़ी से पीट रही है, लोहा है और ये क्या है, हथौड़ी है, यह हथौड़ा है। तो लोहे से हथौड़ा को पीट रहे हैं, तो लोहा भी हथौड़े को पीटता है, लेकिन लोहा बेचारा हथौड़े की तुलना में थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो वो बेचारा ये इसको बार बार मार रहा है, यो मार रहा है, ये मजबूत है थोड़ा सा, तो यही बेचारा चपटा हो जाता है। कहता जाए दे भाई, हम ही चपटा हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये क्रिया, ये इस पे क्रिया किया, ये भी इस पे क्या किया, प्रतिक्रिया किया। तो जब भी कहीं क्रिया होगी उसके विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होते हैं, तो क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है। क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। जहां भी क्रिया होती है उसके विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए देखते होंगे, ऊपर से हम लोग पानी में कूदते हैं तो पानी को चोट देते हैं ना, लेकिन पानी भी हमको मारता है ना, हमको भी घाव लगती है, दोनों लोगों को। वही हर जगह यही है। बैट से, जैसे हम लोग बैट से गेंद मारते हैं तो गेंद आता है तो गेंद बैट को ढकेलता है, अब बैट भी गेंद को ढकेलता है, होता है ना। तो बैट, गेंद कम पड़ जाता है, अब बैट जो है ज्यादा पड़ता है, वो ढकेलता है, वो उधर मार देता है, उधर चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि जहां कहीं भी क्रिया होती है उसके विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखेंगे कि जो परिवर्तन होते हैं, क्या जो भी परिवर्तन होते हैं वो अपने आप हो जाते हैं या उनके लिए कुछ चाहिए। हमारे चारों तरफ जो भी परिवर्तन हम लोग देखते हैं उसके लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा, ऊर्जा समझ रहे हैं क्या होता है? ऊर्जा जो होती है, कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा ऊर्जा की जरूरत पड़े। बिना ऊर्जा के कार्य नहीं होगा, बिना ऊर्जा के कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ऊर्जा वही है। तो कार्य करने का मतलब परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए यही बंद कर दिए, ठीक है, यही पेन का ढक्कन हम बंद कर दिए, अब हमारे हाथ में उतनी ऊर्जा ही नहीं है। मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे से कहेंगे बच्चा ढक्कन खोल दे, वो खोल देगा बेचारा? नहीं। लेकिन बड़े आदमी को कहेंगे वो ऐसे खींच देगा, खुल जाएगा। तो इसमें क्या है, इसको अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा एक छोटे से बच्चे के पास नहीं है। कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत बूढ़ा है, उसके पेशी में देखते हैं धीरे धीरे कहते हैं तो हर शरीर कमजोर हो गई है, कहते हैं ना। तो इसका मतलब जो शरीर की ऊर्जा है वो धीरे धीरे काम करने की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं वो उस कार्य के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा। बिना ऊर्जा के हम लोग कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, अगर छोटे से बच्चे को कहेंगे कि कोई भारी सामान उठा ले तो उठा लेगा? उसके हाथ में उतनी ताकत ही नहीं है, मतलब उसके अंदर उतनी, उसके जो हाथ की पेशियां हैं, एक होती है पेशी ऊर्जा, जो पेशियां रहती हैं ये शरीर के अंदर, ये हाथ में पेशी रहती है, ठीक है, तो वो उसके अंदर एक ऊर्जा रहती है, तो वो ऊर्जा है ही नहीं उसके अंदर। तो कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए हमें। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ठीक है, देखिए एल्कोहल, एल्कोहल माने क्या होता है, शराब। ठीक है, चाहे एल्कोहल ले लीजिए, चाहे पेट्रोल ले लीजिए, चाहे डीजल ले लीजिए, चाहे मिट्टी का तेल ले लीजिए, अगर हथेली पर रख देते हैं, ऐसे रगड़ देते हैं थोड़ा सा, तो शुरू शुरू में तो भीगा रहेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये क्या हो जाएगा, सब उड़ जाएगा। उड़ जाएगा कि नहीं, देखे हैं कि नहीं? पेट्रोल को हाथ में रगड़ दीजिए ऐसे, कुछ देर बाद देखेंगे पूरा का पूरा पेट्रोल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा ना? तो कैसे होता क्या है, वो जो हमारी हथेली होती है,
हमारे शरीर का तापमान है कि नहीं? हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है ना? 37 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे शरीर से यानी हथेली से वो जो अल्कोहल है या पेट्रोल है वो ऊर्जा ले लेता है, और वो किस में बदल जाता है? वाष्प में। वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो उसको ऊर्जा मिली तभी ना वो काम किया। ऊर्जा मिली तभी तो वो वाष्प में बदला। यानी अल्कोहल क्या है? द्रव है। अल्कोहल क्या है? द्रव है। द्रव से वाष्प में बदलने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, मिली कि नहीं? ऊर्जा कहाँ से मिला? हथेली से। अगर आपसे पूछा जाता है कि हथेली पर हमने अल्कोहल या पेट्रोल रख देने पर अल्कोहल या पेट्रोल वाष्प बनकर उड़ जाता है, क्यों? ठीक है, तो क्यों उड़ जाता है? क्योंकि हथेली से ऊर्जा ले लेता है। अल्कोहल और पेट्रोल के अणु इतने दूर दूर होते हैं कि वो तुरंत जब खुले में आते हैं तो तुरंत भागने लगते हैं। अल्कोहल के अणु, अल्कोहल और जो पेट्रोल है, इसके अणु में आपस में खुदा नहीं पड़ता है। कैसा हूँ खुले में आए, जैसे ही खुले में आए ये सब भागने लगते हैं। भागने लगे तो वाष्प बन के उड़ गए। तो इसमें हमको चूंकि ऊर्जा की बात है तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हथेली पर पेट्रोल या अल्कोहल को रखने पर अल्कोहल या पेट्रोल वाष्प में बदलने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है बताइए? कहाँ से मिली ऊर्जा? हथेली से। कहाँ से मिली ऊर्जा? हथेली से। याद रहेगा? चलिए, फोटो फिल्म देखते हैं ना, जो कैमरा स्टूडियो में जाते हैं कि भैया हमारा फोटो खींच दीजिए, फोटो खींचते हैं, अंधेरे में खींचते हैं ना। तो जब फोटो खींचते हैं तो उसके अंदर जो रील रहती है, रील भरी रहती है ना, उस रील को कभी भी उजाले में नहीं खोलते हैं। उस रील को खोलते हैं अंधेरे में। उजाले में खोलेंगे तो उसकी पूरी की पूरी जो पिक्चर होती है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। पूरी की पूरी फोटो जो है वो नष्ट हो जाएगी। यानी फोटो खींच लिए तो जैसे एक फोटो है, फोटो कैमरे वाले हैं, वो फोटो खींच लिए तो उनका रील भर गया। रील भरने के बाद जब कैमरा से जो रीलवा निकालते हैं तो वैसे नहीं कि सूर्य के प्रकाश में निकाल देंगे, इधर निकालेंगे तो पूरा का पूरा फोटो क्या होगा? उड़ जाएगा। क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, वो इस फोटो को क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है फोटो फिल्म जो है, फोटो फिल्म को सूर्य के प्रकाश में खोलने पर वो क्या होती है? क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। उसकी फोटो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्यों? सौर ऊर्जा के कारण। किसके कारण? सौर ऊर्जा के कारण। क्योंकि सौर ऊर्जा की खासियत है कि वो फिल्म की फोटो को क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो सौर ऊर्जा के कारण। ठीक है, अब देखिए, पानी देखे होंगे अपने अगल बगल हम लोग, पोखरी में, बड़े बड़े पोखरे होंगे, पोखरी होगी या कहीं एक आध जगह पानी इकट्ठा हुआ होगा, देखे होंगे। वो पानी धीरे धीरे समय बीतने पर अपने आप खत्म होता जाता है, देखते हैं ना। तो जल से वाष्प बनता है। जल किस में बदल जाता है? वाष्प में। तो जल से वाष्प बदल जाता है। तो जल से वाष्प में बदलने के लिए ऊर्जा उसको कहाँ से मिलती है? सूर्य से। कहाँ से मिलती है? सूर्य। अगर धूप नहीं होगा तो वो वाष्पन होगा लेकिन बहुत कम। तो जल से वाष्प में बदलने के लिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। ठीक है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो जल को वाष्प में बदल देती है? तो कहेंगे सौर ऊर्जा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग पानी को गर्म करने लगे, तो गर्म करने लगेंगे, तो जब पानी को गर्म करने लगेंगे तो सौर ऊर्जा नहीं होगी, क्या होगी? उष्मीय ऊर्जा। अगर पानी को गर्म करने लगेंगे तो ये तब भी वाष्प में बदल जाएगा ना। तो पानी से गर्म करने लगेंगे, पानी को गर्म करने लगेंगे तो उष्मीय ऊर्जा वाष्प में बदल देती है। लेकिन ऐसे खुले में है, सूर्य के प्रकाश में है, तब जल से वाष्प बनता है। तो किस ऊर्जा के कारण? सौर ऊर्जा। याद है?
पानी से भाप बनता है, ठीक है। तो उसमें अगर गर्म करते हैं तब कौन सी ऊर्जा भाप में बदलती है? उष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा। अगर गर्म नहीं करते हैं, जल से वाष्प अपने आप बनता है, तो किस ऊर्जा के कारण बनता है? सौर ऊर्जा। दोनों में अंतर समझ में आया? चलिए, साइकिल सबके पास होगा, सबके पास भले ना हो लेकिन सबके घर में होगी साइकिल। तो साइकिल, हाँ हाँ समझ गए, सबके घर में। कितने लोगों के घर में है साइकिल? सबके घर में है। चलिए, तो साइकिल का जब पैडल चलाते हैं तो देखते हैं साइकिल आगे बढ़ जाती है। साइकिल का जो पैडल रहता है, उस पैडल को जब चलाते हैं तो साइकिल आगे बढ़ जाती है। तो साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए हमें पैडल चलाना पड़ता है। तो वो पैडल करता क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को, पैडल जो है यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, जो पैर है वो जब हम उसको पैडल को चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा बनती है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माने कोई जो हम कार्य करते हैं, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो कौन सा कार्य कर रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे मान लीजिए ये है, ये डस्टर को हम उठा लिए तो कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। पैर से कोई काम कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। हाथ से कोई काम कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो यही है, जो पैडल चलाते हैं तो साइकिल को गति कौन देता है? साइकिल चलने लगती है किस ऊर्जा के कारण? तो आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा के कारण, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि साइकिल का पैडल चलाने पर साइकिल चलने लगती है तो कौन सी ऐसी ऊर्जा होती है जो साइकिल को जिसके कारण साइकिल चलने लगती है? कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए, स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग फैल जाती है, ठीक है। तो ये भी देखिए, हम बल लगाए तो वो सारा का सारा बल हम कैसे लगाते हैं? सारा का सारा बल कैसे लगाते हैं? पेशी से लगाते हैं, हाथ से ही लगाते हैं ना। कैसे लगाते हैं? हाथ से। तो हाथ में जो बल ऊर्जा रहती है, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं पेशीय ऊर्जा, ठीक है। तब पेशी ऊर्जा, जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो पेशी ऊर्जा होती है। लेकिन कुछ न कुछ कार्य हो रहा है कि नहीं? कार्य क्या हुआ? स्प्रिंग खींच गया, खींचा कि नहीं? जैसे पैडल हम चलाएं तो पैडल ऊपर नीचे की ना, तो पैडल का ऊपर नीचे हुआ, पैर से चलाए तो हाँ, स्प्रिंग को जब खींचे तो पेशी ऊर्जा से खींचे, लेकिन जो स्प्रिंग बढ़ गई और छोटी थी, स्प्रिंग बढ़ गई तो कौन सी ऊर्जा में के कारण बढ़ी? यांत्रिक ऊर्जा। यानी जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो पेशी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। पेशी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। हम अपनी हाथ की ऊर्जा से हम उसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो पेशी ऊर्जा किस में बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में। तो स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो पेशी ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, पेशी ऊर्जा किस में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। याद रहेगा? हैंड लेंस, हाथ में कुछ लोगों के पास लेंस देखे हैं, इतना छोटा सा। अब हम लोग छोटे छोटे तो थे, तो इस तरह का लेंस होता है, इसमें शीशा लगा होता है, इसमें शीशा लगा होता है, थोड़ा ऊंचा खाला रहता है, छोटा सा ही, इतना सा बड़ा सा हैंड लेंस इसको कहते हैं। इसको जब कागज पे रखेंगे ना, हथवा पर ऐसे करेंगे तो हथवा जलने लगेगा। ये है कभी? कहाँ देखे हैं? इसमें जैसे सूर्य के, हाँ मोटा सा रहता है, सही समझ गए। हाँ समझ गए, ठीक है। तो वो जब सूर्य के प्रकाश में उसको रखेंगे, सूर्य के प्रकाश से ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, तो यहाँ पर हाथ पे रखेंगे तो हाथ जलने लगेगा, बहुत तेज जलने लगेगा। कागज पे रखेंगे, कागज के ऊपर ऐसे करेंगे, एक जगह हिलाएं तो कागजवा जलने लगता है, कागज जलने लगेगा, सुलगने लगेगा, देखे हैं? तो उसी को कहते हैं हैंड लेंस, उसी को कहते हैं क्या? हैंड लेंस, ठीक है। तो हैंड लेंस का क्या काम है? हैंड लेंस को
जब कागज के ऊपर सूर्य के प्रकाश में ऊपर नीचे करेंगे तो वो कागज क्या है, जलने लगता है। तो क्यों जलने लगता है, कौन सा ऐसा काम होता है? तो पूरा का पूरा रोल उसमें किसका है, सौर ऊर्जा। जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो बड़े काम की है। देखे है ना, सूर्य की ऊर्जा से बिजली भी बनती है, घर पे बत्ती भी जलती है, सबके गांव में लगी होगी ना। तो वही है कि हैंड लेंस को जब कागज के ऊपर नीचे करते हैं तो कागज जलने लगता है। कौन सी ऊर्जा के कारण, सौर ऊर्जा के कारण। ठीक है। सोलर कुकर जैसे हम लोग ये कुकर देखते हैं अपना कुकर ना, गैस पे खाना बनने लगता है, उसी तरह से सोलर कुकर होता है। सोलर कुकर मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसा कुकर रहेगा, बता रहे हैं हम, एक ऐसा कुकर रहेगा, ठीक है, उसमें चलाने वलाने वाला चक्कर नहीं रहता है। जैसे एक बार हम लोग कुकर में खाना बंद करके जैसे दाल चावल डाल दिए, चावल डाल दिए, खिचड़ी डाल दिए, ये नहीं कि सब्जी की तरह चलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये मान लीजिए सोलर कुकर है। ये क्या है, सोलर कुकर। ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस सोलर कुकर में ये बना, ऐसे गड्ढा रहता है, ठीक है, ऊपर पूरा सब प्लेट लगी रहती हैं, इस तरह से व्यवस्था बना रहता है। इसमें एक बर्तन की तरह रहता है। मान लीजिए आपको दाल रखना है तो दाल, पानी, हल्दी नमक जो भी रखना है रख दिए, ठीक है। अब इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो इसकी बनावट ऐसी रहती है कि धूप में जब रखते हैं तो ये अपने आप गर्म होके पक जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में ये सौर ऊर्जा है ना, ये कौन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से खाना पका, तो खाना पका कब, जब उसमें ऊर्जा मिला तब ना। तो यही है कि सोलर कुकर में सौर ऊर्जा, उसमें ऊर्जा माने गर्म करना, उसमें ऊर्जा माने गर्म करना। तो सोलर कुकर में सौर ऊर्जा किस में बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में। तभी ना खाना पकेगा, खाना पकेगा तो तभी जबकि वो गर्म होगा। तो गर्म कब होगा, जबकि सौर ऊर्जा किस में बदलेगी, उसमें ऊर्जा। ठीक है। बादल को गरजते हुए देखे हैं, डीजे भी बजता हुआ देखे होंगे, देखे हैं ना। पटाखा भी जलता हुआ देखे हैं, पटाखा भी फोड़ते हैं। तो जब या तो बादल गरजते हैं, या तो डीजे बजता है, या तो पटाखा बहुत तेज फटता बोलता है, ठीक है। तो देखते होंगे कि खिड़की और कांच के जो शीशे होते हैं वो कभी कभी ऐसे होते हैं कि चटक जाते हैं। क्या होते हैं, चटक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे हैं? जब डीजे बजता है तो नॉर्मल ऐसी आवाज में और डीजे की आवाज में क्या अंतर है? डीजे का आवाज बहुत तेज होता है, डीजे का आवाज बहुत तेज होता है, तो वो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होता है, ध्वनि ऊर्जा। बिजली कड़कती है तो बहुत तेज कड़कती है, तो आवाज जो निकलता है, देखते हैं कड़कड़ कड़कड़ बड़ा तेज आवाज निकलता है। तो कौन सी ऊर्जा निकलती है, ध्वनि ऊर्जा। पटाखा जब फोड़ते हैं तो कौन सी ऊर्जा निकलती है, ध्वनि ऊर्जा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि तेज आवाज में या बादलों की गड़गड़ाहट से या पटाखों से कभी कभी खिड़की या कांच के शीशे टूट जाते हैं, तो किस ऊर्जा के कारण टूट जाते हैं, उसमें किस ऊर्जा का रोल रहता है, तो ध्वनि ऊर्जा। जहां भी आवाज की बात आएगी वहां पर क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा। स्कूल का घंटी बजता है ना, तो गांव में भी जो रहते हैं वो भी घंटी की आवाज अगर सुनाई दी तो दौड़े दौड़े चले आते हैं कि ओ चला अब तो घंटी बज गया, प्रार्थना होने वाला है ना। अगर कोई बहरा है तो उसको सुनाई देगा नहीं, तो उसको ध्वनि पहुंची नहीं पाएगी। तो ध्वनि ऊर्जा का इस्तेमाल है कि नहीं। मंदिर में घंटा बजता है तो लोग जान जाते हैं ना कि मंदिर में पूजा हो रहा है, तो ये सब किसका रोल है, ध्वनि ऊर्जा का।
जहां पर भी ध्वनि का इस्तेमाल होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या? ध्वनि ऊर्जा। ठीक है। तो पक्षी उड़ाने के लिए कंटरा पीटते हैं सब लोग, तेल का कंटरा लेके डम 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 पीटते हैं। जो नरी नरी बोया जाता है, मंटर वंटर बोया जाता है, तो खेत में जाते हैं तो कुछ लोग रस्सी से बांध देते हैं, वहां कंटरा रख के रस्सी बांध के ऐसे करते हैं ना, करते हैं। हाँ सब लोग किए हैं, हम समझ रहे हैं, किए ना। तो तो क्या करते हैं, वो पक्षी को हम लोग भरमाते हैं क्या? हम लोग रहेंगे यहाँ, पक्षी बेचारा आके खा रहा है, अब आके खा रहा है तो उसको लगेंगे पीटने, तो कहेगा अरे कहाँ से इतना चिल्लाहट होने लग रहा है कि कोई आ गया है। तो पक्षी बेचारे क्या करते हैं? भाग जाते हैं ना। तो जैसे पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी बैठे हैं, आप ढिल्ला से मारे तो ढिल्ला से मारे तो पक्षी को तो लगा नहीं, लेकिन वो जो खड़खड़ाहट होती है, उस खड़खड़ाहट से समझ गए कि ओ कोई हम लोगों को मारना चाहता है, चलो भागो भागो, नहीं तो हम लोग तो मर जाएंगे ना। तो वही है, ये टीन पीटते हैं, स्कूल का घंटा बजता है, मंदिर का घंटा बजता है। तो ये सारे परिवर्तन कैसे होते हैं? ध्वनि ऊर्जा के कारण। ठीक है। कभी कभी आघात से भी परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन के लिए आघात, आघात माने चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाते हैं तब भी परिवर्तन हो जाता है। अब चोट पहुंचाने पर कैसे परिवर्तन होता है? लोहा है, लोहे से हम लोग क्या क्या बनाते हैं? खुरपी बनाते हैं, हसुआ बनाते हैं, छेनी बनाते हैं, बहुत सा चीज बनाते हैं। लोहे से जितनी भी चीजें बनाते हैं उसको क्या करते हैं? पीट पीट के जैसा मन किया वैसा बना देते हैं। तो आघात से भी परिवर्तन करने के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि परिवर्तन आघात द्वारा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो क्या कहेंगे? परिवर्तन आघात द्वारा भी हो सकता है। चुंबकीय ऊर्जा का भी प्रयोग होता है। कभी कोई भारी सामान कहीं पानी में या वैसी जगह गिर गया है, तो चुंबक क्रेन से निकालते हैं ना, चुंबक लगा के भी खींच लेते हैं। ठीक है। आल्पिन है, कहीं गिरी हुई है, बड़ा सा चुंबक लगा के पानी में डुबा देंगे, या वैसे ना जो गंदगी में है, खड़पतवार में है, कूड़ा करकट में है, बड़ा सा चुंबक लगा के घुमा देंगे, जितना सब लोहे वाली चीज रहेगा सबको खींच लेगा। तो वहां पर जब लोहे को खींचते हैं वहां पर कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है? तो हमने देखा कि कई ऊर्जा मिली। कौन कौन ऊर्जा मिली? देखिए, एक तो मिला सौर ऊर्जा, एक तो मिला उष्मीय ऊर्जा, और एक मिला पेशी ऊर्जा, और एक मिला यांत्रिक ऊर्जा। सौर ऊर्जा मिला और उष्मीय ऊर्जा भी मिला और ये चुंबकीय ऊर्जा भी मिला। ठीक है। हाँ, तो अब कुछ प्रश्न पूछे जाए, बता देंगे? हाँ, केवल ऊर्जा का नाम लेना है कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है। अगर हम हथेली पर एल्कोहल रख देते हैं तो वो एल्कोहल वाष्प में बदल जाता है, तो वाष्प में बदलने के लिए उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? सौर ऊर्जा मिलती है। किस चीज से मिलती है? हाँ, हथेली से। वेरी गुड। अब फोटो फिल्म को अगर हम सूर्य के प्रकाश में खोलते हैं तो वो नष्ट हो जाती है, किस ऊर्जा के कारण? सौर ऊर्जा के कारण। वेरी गुड। जल है, अगर जल को हम गर्म नहीं कर रहे हैं, जल अपने आप वाष्प में बदल जा रहा है, किस ऊर्जा के कारण? सौर ऊर्जा के कारण। बहुत अच्छे। अगर पानी को हम लोग गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर भाप में बदल रहा है, तब किस ऊर्जा के कारण? उष्मीय ऊर्जा के कारण। साइकिल का पैडल चलाते हैं तो साइकिल आगे बढ़ती है, किस ऊर्जा के कारण आगे बढ़ती है? यांत्रिक ऊर्जा के कारण। बहुत अच्छे। अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींचने में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? पेशी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? हाँ, यांत्रिक ऊर्जा में। स्प्रिंग को खींचने में पेशी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, वो ऊर्जा बदल जाती है यांत्रिक ऊर्जा में। हैंड लेंस को ऊपर नीचे कागज पर करते हैं तो कागज जलने लगता है, किस ऊर्जा के कारण? सौर ऊर्जा के कारण। सोलर कुकर में खाना जो पकता है वो किस ऊर्जा के कारण पकता है? उष्मीय ऊर्जा के कारण तो पकता है, लेकिन उष्मीय ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सौर ऊर्जा के कारण।
कभी कभी ऐसा होता है कि बादल गरजते हैं या बिजली तेज कड़कती है, ध्वनि की आवाज बहुत तेज होती है, तो खिड़की या कांच के शीशे फूट जाते हैं। किस ऊर्जा के कारण? ध्वनि ऊर्जा के कारण। अब पक्षी को हम लोग उड़ाते हैं, उड़ाने के लिए टीन का इस्तेमाल करते हैं, टीन को पीटते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ध्वनि ऊर्जा। बहुत सही। अगर लोहे या चुंबकीय पदार्थ हैं, उनको खींचने के लिए किस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न कर लेंगे। तो ये चैप्टर आप लोगों का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए।